नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग गांधी जी को कंटिन्यू करते हैं और गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में पढ़ा और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया था किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया एवं दांडी मार्च यात्रा को प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंजाम दिया गया, क्या था लाल कुर्ती आंदोलन, क्या थे आपके जियाल रंग आंदोलन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग आगे देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा किस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है, क्या निर्णय होता है गोलमेज सम्मेलन में। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हों, जो लोग इसको देख रहे हों, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके विभिन्न एग्ज़ामों में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम की दृष्टि से महात्मा गांधी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा क्या रुख रही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। तो गांधी जी के द्वारा देखते हैं, तो इसके पहले समझिए कि गांधी और इरविन के बीच एक गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता आप समझिए, गांधी जी और प्लस इरविन कौन थे, उस समय वायसराय हुआ करते थे। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता किया जाता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को जब गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, उस समझौते में एक चीज़ डिस्कस की जाती है गांधी जी के द्वारा कि किसी भी प्रकार से नमक पर जो टैक्स है उसको हटा लिया जाएगा और नमक पर से पूरी तरीके से आज़ादी भारतीयों को मिल जाए, यानी नमक बनाने का भारतीयों को ये आज़ादी दी जाए। और दूसरी चीज़, इरविन के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था गांधी जी के लिए कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो क्या रहा गोलमेज सम्मेलन, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रकार से भाग लिया जाता है, समझिए। तो गांधी जी के द्वारा जो आप जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि किसी स्थान पर बैठ करके एक मीटिंग किया जाए जिसमें विशेष तौर पे किसी बात पे निर्णय लिया जाता है। तो वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 12 नवंबर 1930 से लेकर के आपके 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी तक चलता है। क्या डिस्कस होता है और क्या ज़रूरत पड़ती है गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसके बारे में बात करेंगे। ये होता है जेम्स पैलेस। जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया एक सम्मेलन था और जेम्स पैलेस कहाँ है, लंदन में। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये सम्मेलन रखा गया। तो मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये आपके सम्मेलन को रखा गया। और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि भारत में चल रहा होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कांग्रेस नहीं भाग लेती। लेकिन इसमें से आप समझिए दलित वर्ग की तरफ से भाग लेते हैं, दलित वर्ग की तरफ से आपके भाग लेते हैं B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर के बारे में याद रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की तरफ से 3 व्यक्ति जाते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। एक तो आपके आगा खां जाते हैं और आगा खां के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां
सविनय अवज्ञा आंदोलन में और साथ ही साथ BR अम्बेडकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं रहता। तो जब मुस्लिम वर्ग के साथ ये जाते हैं, दलित वर्ग के साथ ये जाते हैं, तो ये लोग मांग करते हैं कि हमको अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया जाए। अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ हमारे पास ये हमको ये अधिकार दे दिया जाए कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करने का, यानी हमारा जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी वो अलग से किया जाए, अर्थात हिंदुओं से अलग रखा जाए। तो इस बारे में बात करने के लिए मुस्लिम लीग वहाँ पर जाती और साथ ही साथ दलित वर्ग की तरफ से जाते हैं आपके BR अम्बेडकर। चूँकि उस समय भारत में सबसे बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस, और कांग्रेस के न शामिल होने की वजह से और दोनों में एकता न दिखाई देने की वजह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन दोनों के निर्णय को खारिज कर दिया जाता है और आमंत्रित किया जाता है गांधी जी को कि गांधी जी आएंगे तभी कुछ डिस्कस होगा। अर्थात जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किए गए बातों को गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ही बुलाया गया था। अब होता क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आप समझिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यही वर्ग पुनः वापस जाता है और लेकिन वहाँ पर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होते हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या क्या डिस्कस होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी को स्पेशली निमंत्रित किया जाता है, यानी निमंत्रण इनको भेजा जाता है कि गांधी जी आप चलिए, और ये उधर से भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और यहाँ रिक्वेस्ट की जाती है इरविन के द्वारा कि आप जो है आमंत्रित किए गए हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन सेकंड जो आपका होता है ये 7 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 ईस्वी तक, दिसंबर 1931 तक होता क्या है, वही सेम जगह जेम्स पैलेस में ही आयोजित होता है। जेम्स पैलेस में आयोजित होने के साथ साथ दलित वर्गों की तरफ से BR अम्बेडकर जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से आपके महात्मा गांधी जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ साथ आप समझिएगा, महात्मा गांधी के साथ साथ आपके महात्मा गांधी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय के साथ साथ मदन मोहन मालवीय के साथ साथ सरोजनी नायडू भी इसमें हिस्सा लेती हैं। सरोजनी नायडू, अब आप समझिए महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू के द्वारा इस सम्मेलन में हिस्सा लिया जाता है। जब इस सम्मेलन में हिस्सा लिया जाता है तो उस समय याद रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं। उस समय भारत मंत्री कौन थे, तो भारत मंत्री थे आपके सैमुअल हॉक। सैमुअल हॉक को भारत मंत्री बनाया जाता है और साथ ही साथ उस समय वायसराय कौन होते थे, ये सब प्रश्न है फैक्चुअल रूप से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वायसराय जो थे लिविंगस्टन को बनाया गया था, लिविंगस्टन वायसराय थे और भारत मंत्री सैमुअल हॉक को बुलाया जाता है। तो दलित वर्ग की तरफ से वही आपके BR अम्बेडकर शामिल होते हैं दलित वर्ग की तरफ से, और वही मांग पुनः उठाई जाती है जिसकी वजह से गांधी जी इसका विरोध करते हैं और गांधी जी के विरोध के कारण ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी आपका निरर्थक होता है। यानी इस जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, अर्थात कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी। उसी को सेकंड बार गांधी जी के द्वारा ये हटा दिया जाता है, यानी खारिज कर दिया जाता है और BR अम्बेडकर के द्वारा की गई मांगों को गांधी जी नकार देते हैं। और भारत वापस जैसे आते हैं तो इस बात को उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कि मैंने अपने देश का बट्टा नहीं लगने दिया, और वापस आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से की गई जो BR अम्बेडकर के द्वारा एक मांग थी कि हमको अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया जाए और साथ ही साथ हमारे लिए अलग से पृथक या कह सकते हो पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए, इस बात का जिक्र जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हुआ, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के द्वारा
द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और जैसे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी बीच एक पंचाट को जारी करके इस नियम को, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन एवं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक को लेकर के बातें कही गई थी, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, यानी लागू करने का निर्णय लिया जाता है। तो क्या रहा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्या रहा आपके सांप्रदायिक पंचाट, इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा जो स्टार्ट किया जाता है, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको आप याद रखिएगा। गांधी जी के द्वारा लौटने के पश्चात सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी से स्टार्ट किया जाता है, 4 जनवरी 1932 से, और ये चलता कब तक है, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक। ये 2 साल तक लगातार चलता है। धीरे धीरे गांधी जी को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गांधी जी की गिरफ्तारी की वजह से ब्रिटिश सरकार ने देखा कि गांधी जी अभी भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए इन्हीं के कह सकते हैं इनका आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक पंचाट लाया जाता है, जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट को 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जारी किया जाता है। क्या इसमें लिखा होता है समझिए, सांप्रदायिक शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब संप्रदाय को अलग करने की बातें कही जा रही हैं। इसमें क्या किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग में थोड़ी सी बढ़ोतरी किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग में बढ़ोतरी हुआ किस बात का समझिए, पहले मुस्लिमों के लिए अलग से आपके निर्वाचन दिया गया था और साथ ही साथ सिखों को भी अलग अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया गया था। आप समझिए कि 1909 ईस्वी में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल के तहत अलग कर दिया गया था। अब इसमें अल्पसंख्यक वर्ग में एक लोग को और अलग करके, यानी दलित को किस वर्ग में डाल दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग में। और अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की जा रही किस चीज़ की, तो याद रखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये है कि अब आपके पृथक निर्वाचक मंडल एक गठित किया जाएगा, जिसके तहत हिंदुओं से अलग होकर के इन अल्पसंख्यक वर्गों का चुनाव किया जाएगा। इसी बात को रैमजे मैकडोनाल्ड अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लागू कर दिया जाता है, जिसके विरोध में गांधी जी पूना के जेल में क्योंकि बंद होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के दौरान। तो इसके पश्चात होता क्या है कि पूना में ही एक समझौता किया जाता है, पूना जेल में ही B.R. अम्बेडकर और आपके गांधी जी के बीच। तो क्या रहा पूना समझौता, क्या डिस्कस हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा कि सांप्रदायिक पंचाट में अल्पसंख्यक वर्गों को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो अब आइए समझते हैं कि क्या है आपका पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या है समझिए, पूना समझौता। तो पूना समझौता आपके 26 सितंबर 1932 ईस्वी को किया जाता है। और ये पूना क्या है, गांधी जी पूना जेल में बंद हैं और गांधी जी और साथ ही साथ B.R. अम्बेडकर की दोनों की मीटिंग ही किस नाम से जानी जाती है, पूना समझौते के नाम से जानी जाती है। पूना इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जेल है। तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग में क्या बातें होती हैं, पहले तो ये समझिए इस मीटिंग को कराने में योगदान कौन कौन लोग देते हैं। तो याद रखिएगा आपके राजेंद्र प्रसाद का भी हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ मदन मोहन मालवीय के साथ साथ राजगोपालाचारी और राजगोपालाचारी के साथ साथ पुरुषोत्तम दास
पुरुषोत्तम दास। ये 4 व्यक्तियों के प्रयास से गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक मीटिंग कराई जाती है पूना में। अब होता क्या है कि इन दोनों में जब मीटिंग होती है तो गांधी जी B.R. अम्बेडकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया जाए। अगर पृथक निर्वाचक अगर हर जगह ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो भविष्य में भारत के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो गांधी जी के रिक्वेस्ट के कारण B.R. अम्बेडकर इस बात को समझते हैं और वे क्या करते हैं, उन सीटों को यानी विधानमंडल में जो सीटें आरक्षित की गई थी उन आरक्षित सीटों को बढ़ा करके 71 से लेकर के 140 कर दिया जाता है, यानी 147 कर दिया जाता है। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये निर्णय लिया गया और गांधी जी के द्वारा, दोनों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 147 कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से कि पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग, यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक फूट डालो और राज करिए को नीति के अपनाया जा रहा था, उसका खंडन गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के द्वारा पूना समझौते के माध्यम से खारिज कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि गांधी जी जेल से बाहर आते हैं और गांधी जी जेल से बाहर आने के पश्चात देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा कम हो रहा है। इसीलिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को स्थगित कर दिया जाता है और स्थगित करने के पश्चात गांधी जी के द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके कुछ समय के लिए राजनीति से दूर हो जाते हैं। अब गांधी जी की एंट्री भारत छोड़ो आंदोलन में होगी। किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की रणनीति क्या होती है, योगदान क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन करने का रीज़न क्या रहा। तो आइए समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को करने का रीज़न क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अभी बताऊंगा इसके बारे में। 8 अगस्त और 9 अगस्त की क्या डेट खास बात है, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन को लाया ही क्यों गया। ऐसा क्या बात हुई जो भारत छोड़ो आंदोलन को लाने की ज़रूरत पड़ी। समझिएगा कि 1937 ईस्वी में एक चुनाव किया जाता है जिसे हम लोग प्रांतीय चुनाव के नाम से जानते हैं। प्रांतीय चुनाव, अब प्रांतीय चुनाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रांतीय चुनाव में डिस्कस क्या होता है, समझिए। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भाग लेती है और 5 स्थानों पर, एक आपका मद्रास है, मद्रास के साथ साथ मध्य प्रांत में, और मध्य प्रांत में के साथ साथ उड़ीसा में, और उड़ीसा के साथ साथ बिहार, और बिहार के साथ साथ संयुक्त प्रांत में विजय प्राप्त करती है। तो ये 5 प्रांतों को आप याद रखिएगा कि 5 प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है। बाकी सरकार 8 स्थानों पे ये बनाती है और प्रांतों में चुनाव होता है। लेकिन आप समझिए उस समय विषय जो बटे हुए थे 2 थे, एक आपका प्रांत था और दूसरा आपका क्या था, केंद्र। केंद्र में आपको मैंने बताया था 1919 के अधिनियम में कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाती है, साथ ही साथ प्रांतों में आपके द्वैध शासन को लागू किया जाता है, जिसे 1935 के अधिनियम में बदल करके प्रांतों से द्वैध शासन को लगा दिया जाता है केंद्र में, और प्रांतों में स्वायत्तता दे दी जाती है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि आपके पेट के सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो कुल मिला के बात इसकी करते हैं कि कांग्रेस के द्वारा 5 स्थान पर आपकी बहुमत प्राप्त होती है और कांग्रेस सत्ता में चला रही होती है। लेकिन होता क्या है कि उसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती 1939 ईस्वी में। जब 1939 में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा
बिना कांग्रेस से पूछे निर्णय लिया जाता है कि आप भी प्रथम विश्व युद्ध में हमारे साथ भाग लेंगे। परंतु जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये बात कही जाती है कि अगर मैं देश आपके साथ तो युद्ध करूंगा, परंतु युद्ध के जीतने के पश्चात भारत को अंतरिम सरकार गठन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, अर्थात आप भारत को स्वतंत्र कर देंगे। परंतु अब देखिए इस बात को मुद्दा उठाया जाता है। अब मुद्दा उठाने के पश्चात आप समझिए कि ये बात रखी जाती है क्या कांग्रेस के द्वारा कि भारत को जो है स्वतंत्र किया जाए, तो ब्रिटिश सरकार को बुरा लगता है। बुरा लगने की वजह से एक अगस्त में एक प्रस्ताव जारी किया जाता है जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उस अगस्त प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीयों के यानी कांग्रेस के द्वारा की गई मांग को ठुकरा दिया जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ता है और मांग की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि कांग्रेस अपने पद से यानी प्रांतों में अपने पद से इस्तीफा दे, जिसकी वजह से कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग और BR अम्बेडकर के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस आपके प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। तो मुक्ति दिवस आपके मनाया गया है कब? 22 दिसंबर की डेट को 1939 ईस्वी में। किस लिए मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस ने उस समय त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ब्रिटिश जो आपके BR अम्बेडकर और साथ ही साथ आपके मुस्लिम लीग दोनों कांग्रेस के विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने खुशी होकर के मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया। अब हुआ क्या कि जैसे अगस्त प्रस्ताव आता है, भारतीयों को जो है शामिल कर लिया गया और अंतरिम सरकार बनाने की जो बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसे खारिज कर दिया जाता है। जब कांग्रेस इस्तीफा दे दिया तो वो बात क्या होती है, इसका विरोध भारत में करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाया जाता है। तो क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है समझिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये प्रश्न पिछली बार पेट के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बने हुए, ध्यान दीजिएगा। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलाने वाले कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा समझिएगा कि विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने का क्या कारण रहा, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का कारण था अगस्त प्रस्ताव में लिए गए निर्णय को। अगस्त प्रस्ताव मैंने आपको अभी बताया कि अगस्त प्रस्ताव में भारत के द्वारा जो एक मांग रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा कि भारतीयों को स्वतंत्र करा दिया यानी अंतरिम सरकार गठन करने की बात कही गई थी, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसी का विरोध हो रहा था और साथ ही साथ भारतीयों को शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती बात की जा रही थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। चूँकि याद रखिएगा कि गांधी जी उस समय कांग्रेस के सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके थे, इसीलिए गांधी जी के कहने पर विनोबा भावे के द्वारा इस सत्याग्रह को अंजाम दिया जाता है। ये शुरू होता है अक्टूबर में, परंतु जाते जाते दिसंबर में समाप्त हो जाता है। बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के लिए। इसीलिए याद रखिएगा, अगर पहला सत्याग्रह पूछा जाए या सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाया किसने था, तो विनोबा भावे। लेकिन पूछ लिया जाए कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे यानी व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न भी आपके कई एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा। सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे, चलाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बाद में जवाहरलाल नेहरू को भी इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। अब होता क्या है कि जब अगस्त प्रस्ताव आया, इस प्रकार से निर्णय लिया गया, तो अगस्त प्रस्ताव में विरोध भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर के किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। तो जब विरोध हो रहा था तो उसी बीच ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा जाता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत में आता है और क्या क्या डिस्कस करता है, क्या क्या बातें होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं।
तो क्या रहा क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आता है भारत। डेट 3 याद रखिएगा, एक आप याद रखिएगा 11 मार्च को। 11 मार्च को क्रिप्स मिशन बन करके तैयार होता है और 23 मार्च को ये भारत पहुंचता है और 30 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये तीनों डेट याद रखिएगा। 30 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जब 30 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो इन रिपोर्ट में क्या कही गई थी बातें समझते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि भारतीयों को लिए युद्ध के पश्चात एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी जाएगी। साथ ही साथ एक संविधान निर्मात्री बनाया जाने, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए कुछ प्रतिनिधि आएंगे और साथ ही साथ जो आपके रियासतें हैं उनको भी शामिल करने का मौका दिया जाएगा। जो लोग इससे अलग रहना चाहते हैं वो अलग रहेंगे, परंतु कांग्रेस के द्वारा और आपके मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया गया था और कांग्रेस ने इस बात से खंडन किया कि हमको भविष्य के वादों से कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रेजेंट देखना है। और मुस्लिम लीग इस बात से नाराज़ थी क्योंकि उसको पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। क्या रहा था पाकिस्तान के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि जब भारत में क्रिप्स मिशन का विरोध होना शुरू हुआ तो इसके विरोध के उपलक्ष्य में भारत में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया वो चलाया गया कब? 9 अगस्त की डेट को। अभी 8 अगस्त और 9 अगस्त के लेकर के हम लोग बात करेंगे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया उसका रीजन भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत तेज़ी के साथ हावी हो रहा था इंग्लैंड पर। तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि ब्रिटिशों भारत को जो है जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारत के लिए छोड़ करके चले जाओ। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक कार्यक्रम को तैयार किया गया। किस स्थान पर? तो याद रखिएगा वर्धा नामक स्थान पर। और वर्धा नामक स्थान पर एक प्रस्ताव रखा गया जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं और यह जुलाई में हुआ, जुलाई 1942 ईस्वी में। जुलाई 1942 ईस्वी में एक मीटिंग रखी गई, एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस प्रस्ताव के कारण रखी गई थी? तो वर्धा प्रस्ताव के कारण, जिसमें गांधी जी के द्वारा पहली बार करो या मरो का नारा दिया गया था और साथ ही ये भी पहली बार गांधी जी के द्वारा लगभग 70 मिनट भाषण दिया गया था और यहीं से करो या मरो नारों के साथ 9 अगस्त की डेट को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। अब होता क्या है, 8 अगस्त को ये प्रोग्राम बना लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कल की डेट में अर्थात 9 अगस्त की डेट को शुरू किया जाएगा। लेकिन 9 अगस्त की सुबह होने के पहले भारत के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से एक नेता आपके महात्मा गांधी जी भी थे। महात्मा गांधी जी को उठा करके ले जा करके जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में बंद करने के पश्चात साथ ही साथ उसमें कस्तूरबा गांधी को भी बंद किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को जो बांकीपुरे अर्थात बिहार में बंद कर दिया जाता है। सरोजनी नायडू को भी बंद कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन इतनी तेज़ी के साथ भारत में बढ़ रहा होता है जिसमें छोटे से छोटे बच्चे, छोटे से छोटे आपके बूढ़े बच्चे जितने भी थे, सब के सब महिलाएं से लेकर के भारत में किया गया सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, जिसकी वजह से भारत के बाहर अर्थात भारत के पड़ोसी देशों से लेकर के यहाँ तक कि अमेरिका रूस के दबाव के कारण ब्रिटेन पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा भारत को स्वतंत्र कराने की, जिसको आप देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के रूप में भी हम लोग देखते हैं। किस प्रकार से रहा आज़ाद हिंद फौज का योगदान, क्या रहा सुभाष चंद्र बोस का योगदान, इन सब के योगदान के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे स्पेशली कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज और आपके किस प्रकार से सिंगापुर और मलाया प्रायद्वीप को जीत करके आगे बढ़ाया जाता है और भारत की स्वतंत्रता में आज आपके सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
और साथ ही साथ गांधी जी के बारे में, गांधी जी की हत्या किस प्रकार से की जाती है, क्या कारण होता है गांधी जी की हत्या का, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो में बात करेंगे और आप अपनी राय स्वयं दीजिएगा कि क्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई ये हत्या आपकी निगाह में क्या होती है, क्या रहा, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मिलेंगे। जय हिंद।